दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ज्यादा भड़कती जा रही है। और अब तो इस जंग का असर पूरी दुनिया पर होने लगा है। कोरोना के बाद जैसे तैसे दुनिया फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस युद्ध ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। और अब तो हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि रूस अब अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब तक अमेरिका ने रूस पर जितने भी प्रतिबंध लगाए थे वो रूस को इतना ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका ने रूस को इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट से अलग कर दिया है। अब दोस्तों, पहले इस चीज को यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ये स्विफ्ट क्या चीज होती है। SWIFT मतलब स्विफ्ट, इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम है। देखो, आसान शब्दों में कहें तो स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का एक तरह से व्हाट्सएप है। इससे कई प्रकार की फाइनेंशियल संस्थाएं और कई कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इसे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आज के समय में 200 से ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से यह यूनिवर्सल सिस्टम का रूप ले चुका है। जैसे हम एक फोन से दूसरे फोन में पैसे भेजने में गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का यूज करते हैं, ऐसे ही अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने हो तो इसमें स्विफ्ट को काम में लिया जाता है। एक देश से दूसरे देश में पेमेंट कर पाना इसके बिना काफी मुश्किल हो गया है। अब जबकि रूस को इससे बाहर कर दिया गया है तो रूस के किसी भी व्यक्ति को बाहर से पैसे भेजने या बाहर से पैसा मंगाने में दिक्कत होगी। यहाँ तक कि कई जो रूसी कंपनियां हैं वो बाहरी देशों में जो कारोबार करती हैं उनको भी अपने पैसे रूस में लाने पर कई दिक्कतें आएंगी। इसके वजह से वहां पर कैश फ्लो में कमी हो जाएगी और इस कारण रूस के फाइनेंस को सबसे बड़ा नुकसान होगा। इससे पहले अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जितनी भी संपत्तियां और रक्षा मंत्री की जितनी भी संपत्तियां बाहरी देशों में है, जैसे कि अमेरिका में है, तो वहां पर उनको जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। इन सब प्रतिबंधों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को ही देश के परमाणु प्रतिरोध बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया था। वहीं इसके बाद रूस की मीडिया ने सोमवार को दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूस की एक मीडिया एजेंसी है स्पुतनिक, इसने इस बात की पुष्टि की है। मीडिया एजेंसी के मुताबिक परमाणु हथियार चलाने वाली कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें हमले के लिए किसी भी टाइम तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने सोमवार दोपहर पुतिन को हमले के प्लान के बारे में पूरी जानकारी दी थी। तमाम प्रकार की न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर कर दी गई हैं। वहीं रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी दावा किया है कि रूस के उत्तरी मतलब नॉर्दर्न और प्रशांत पैसिफिक बेड़े की सामरिक मिसाइल कमांड को भी अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक राहत की बात यह भी है कि अमेरिका ने अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि रूस के इस प्लान के बाद अमेरिका भी कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई तो जरूर करेगा। संभावना ये जताई जा रही है कि रूस अपने पड़ोसी देश बेलारूस में इन न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर सकता है। ये संभावना इसलिए क्योंकि बेलारूस ने एक बयान में कहा है कि हमने संवैधानिक जनमत संग्रह करके अपने गैर परमाणु स्टेट्स को खत्म कर दिया है। इस बात का सीधा सा मतलब यह होता है कि रूस अपने परमाणु हथियारों को अब बेलारूस की धरती पर ला सकता है। बेलारूस में इससे पहले परमाणु हथियार लाने पर रोक लगी हुई थी। अगर रूस बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर देगा तो यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर भी दबाव बनाएगा। बेलारूस के इस बयान से पहले ही अमेरिका ने वहां पर अपना दूतावास बंद कर दिया था और चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि रूस की राजधानी मॉस्को में जितने भी नॉन इमरजेंसी स्टाफ हैं या जितने भी वहां पर परिवार मौजूद हैं वो जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल लें। अब अमेरिका की इस चेतावनी से समझा जा सकता है कि अमेरिका भी कुछ न कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। रूस की इस तैयारी के बाद संयुक्त राष्ट्र की आम सभा UNGA ने कहा कि परमाणु संघर्ष का विचार समझ से बाहर है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच अभी जो तनाव चल रहा है, वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, अगर उसको आसान शब्दों में बयान किया जाए तो पुतिन ने भले ही सेना को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ गई है। दरअसल रूस और अमेरिका दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और अमेरिका दोनों के पास 4 से 5 हजार न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। वॉरहेड यानी ऐसे न्यूक्लियर हथियार होते हैं जिन्हें मिसाइल से भी या फिर एयरक्राफ्ट से या फिर न्यूक्लियर सबमरीन से भी फायर किया जा सकता है। मतलब आसमान से दागा जा सकता है, जमीन पर से और समुद्र से, कहीं से भी उनको फायर किया जा सकता है। अगर परमाणु वेपन्स की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा 5977 परमाणु हथियार रूस के पास हैं, जबकि अमेरिका के पास रूस से कम 5428 परमाणु हथियार हैं।
इसके अलावा चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और भारत के पास 160 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। वैसे रूस अपने परमाणु हथियारों को ऐसे ही नहीं चला सकता, इसके लिए उसने एक नीति बना रखी है। रूस ने जून 2020 में पहली बार दुनिया के सामने इस नीति को पेश किया था। इस नीति का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ रशियन फेडरेशन ऑन न्यूक्लियर डिटरेंस। दोस्तों, इस नीति की फुल फॉर्म को अच्छी तरह से देख ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नीति में कहा गया था कि रूसिया केवल अपने बचाव के लिए की गई कार्रवाई में ही इन न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा। मतलब जब रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तभी रूस इस विकल्प को आजमाएगा और इन न्यूक्लियर हथियारों को चलाने का आदेश सीधे राष्ट्रपति पुतिन ही देंगे। वहीं अमेरिका ने परमाणु हमला करने के लिए अलग प्रकार की नीति बना रखी है। अमेरिका न्यूक्लियर हमले की तैयारी के लिए डिफेंस रेडी कंडीशन मतलब डेफकॉन का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, डेफकॉन ये अमेरिका की परमाणु नीति है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस डेफकॉन को समझते हैं। डेफकॉन में कुल 5 लेवल होते हैं जिन्हें बढ़ते हुए खतरे के मुताबिक 5 से लेकर 1 तक लिस्ट किया गया है। डेफकॉन लेवल 5 का अर्थ है कि न्यूक्लियर हमले के लिए नॉर्मल तैयारी शुरू की जाए। लेवल 4 का अर्थ होता है कि तैयारी थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा हो। लेवल 3 का अर्थ होता है कि एयरफोर्स 15 मिनट में हमले के लिए तैयार होने वाली है। और लेवल 2 का अर्थ होता है कि थल सेना भी 6 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और डेफकॉन लेवल 1 का मतलब होता है कि न्यूक्लियर युद्ध या तो शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। डेफकॉन 1 के लेवल पर अमेरिका की हर फोर्स तुरंत जवाबी न्यूक्लियर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है। अमेरिका ने आज तक केवल एक बार 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान लेवल 2 तक इसका उपयोग किया था। दोस्तों, दुनिया में अब तक केवल 2 बार परमाणु बमों से हमला किया गया है जिनसे बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ था। आज से 77 साल पहले ये दोनों हमले अमेरिका ने ही किए थे जब उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर और उसके 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ऐसा माना जाता है कि हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में जो परमाणु वेपन्स बनाए गए हैं वो पहले की तुलना में और भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। और अगर आज के वक्त में ये न्यूक्लियर वेपन चल जाते हैं तो उस वक्त से कई गुना ज्यादा तबाही मचेगी। तो परमाणु बमों का उपयोग करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को 6 दिन बीत चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है तो वहीं खार्किव में भी संघर्ष जारी है। वहीं इस संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग यानी UNHRC ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े थे। भारत समेत 13 देशों ने इस मतदान में भाग नहीं लिया था। दोस्तों, UNHRC में कुल 47 सदस्य होते हैं। भारत ने अभी तक किसी भी पक्ष को लेकर दूरी बनाकर रखी है। इससे पहले भी जब 25 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर 2 बार वोटिंग हुई थी तो दोनों ही बार भारत इस वोटिंग से बाहर रहा था। इसके अलावा चीन भी इस वोटिंग से बाहर ही रहा था। भारत के इस रुख की चर्चा पश्चिम के देशों में खूब हो रही है। अमेरिका और यूरोप के देश चाहते हैं कि इस मामले में रूस को अलग थलग करने में भारत संयुक्त राष्ट्र का साथ दे और भारत को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश पश्चिम के देश भी कर रहे हैं और रूस भी कर रहा है। लेकिन भारत अभी तटस्थ बना हुआ है, वह किसी भी और अपना झुकाव नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसके 12 डिप्लोमेट को जो उसके यहाँ अपने देश में थे उनको यहाँ से निकाल करके भेज दिया है और कहा है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। वहीं यूक्रेन की मदद करने के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। अमेरिका ने भी $6 मिलियन की मदद की है तो कनाडा यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार सप्लाई करेगा। इसके साथ साथ रूसी ऑयल का आयात रोकने का भी फैसला हुआ है। वहीं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की मदद के लिए 4 अरब रुपए से ज्यादा कुल $54 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। दोस्तों, आज से 5 दिन पहले जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो वो कुछ मजबूत स्थिति में था। शुरू में तो नाटो और अमेरिकी देशों ने डायरेक्ट रूप से यूक्रेन की मदद नहीं की, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम देश यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार उपकरण कई चीजों की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब रूस को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले लग रहा था कि रूस की सेना जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने कब्जे में कर लेगी, लेकिन पिछले 2 दिन से वहां पर कड़ा संघर्ष होता नजर आ रहा है और अब इस युद्ध का नुकसान यूक्रेन से ज्यादा रूस को हो रहा है, क्योंकि रूस पर कई प्रकार के कड़े प्रतिबंध लग चुके हैं जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से टूटता जा रहा है। और अगर इसी प्रकार ये युद्ध लंबा चलता है तो रूस को मजबूरन झुकना ही पड़ेगा। वहीं रूस और यूक्रेन में शांति को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।
रूस चाहता है कि यूक्रेन सरेंडर कर दे, वहीं यूक्रेन झुकने के मूड में नहीं है। रूस यूक्रेन की इस बातचीत के बाद रूसी सेना ने बम धमाके और भी तेज कर दिए हैं। वहीं भारत ने भी मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन में दवाओं सहित कई मेडिकल इक्विपमेंट और राहत आपूर्ति भेजने का फैसला किया है।